हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द ट्रेनिंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों को। तो शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा को संविधान के अंतर्गत किन किन जगहों पर रखा गया है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, संविधान में शिक्षा के प्रावधान क्यों किए गए। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हमारा देश भारत जो है वो विकास की राह पर हो, विकसित हो, एक न एक दिन उन्नति अग्रगणी देशों में हो और हमारे समाज का कल्याण हो। यानी कि हम जो है पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि भारत में वह क्षमता है जो अन्य देशों में नहीं है। तो भारत के लोगों ने जो संविधान बनाया जिसमें बहुत लोगों का योगदान रहा, किसी एक का हम यहाँ पर वर्णन नहीं करना है, हमें शिक्षा का प्रावधान ही देखना है। तो विकास और उन्नति अग्रगणी कल्याण और समाज कल्याण की बात करते हुए हमने शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और संविधान में उसके कई प्रावधान किए। तो संविधान में शिक्षा के जो प्रावधान देखने में आता है वो, इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारी हिम्मत बढ़ती रहे और आपके लिए हम नए नए वीडियो ला सकें। संविधान में शिक्षा के जो प्रावधान किए गए हैं, यानी कि शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान जो है वो भाग 3, भाग 4 और भाग 17 में किए गए हैं। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16, 21A, 24, 28, 29 और 30 हैं। इसके बाद भाग 4 को देखते हैं। भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 41, 45, 46 है और भाग 4 क के अंतर्गत जो है आपको है 51A, 51 का बोल सकते हैं। उसी तरह भाग 17 के अंतर्गत जो हमारा शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है उसमें है अनुच्छेद 344(1), 350, 350A, 350B और 351। ठीक है, इतने अनुच्छेद हैं जिनमें हम शिक्षा के प्रावधानों को देख सकते हैं। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसके अंदर हम देखेंगे शिक्षा के जो प्रावधान है वह किन किन अनुच्छेदों में आया है, किन किन पहलुओं पर कहाँ पर चर्चा की गई है जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से या फिर किसी एक रूप में प्रभावित करती है हमारे शिक्षा को। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, सभी को समानता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है। इसी अधिकार के वजह से सभी समाज के सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार समान रूप से एक जैसा मिल रहा है। अनुच्छेद 15, ठीक है, भेदभाव का निषेध। उसी तरह से और भी अनुच्छेद है, इनमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद 14 कहता है समता का अधिकार, अर्थात राज्य जो है किसी भी नागरिक को जो उसके सीमा में रह रहा है उसको एक नजर से देखेगा, उसके लिए समान कानून बनाएगा। तो समता का अधिकार यही देता है जो शिक्षा को भी प्रभावित करता है। शिक्षा को प्रभावित करता है इस प्रकार से कि सभी के लिए, समाज के सभी तबके के लिए शिक्षा का जो तरीका है, जो सिस्टम है वो एक जैसा है, सभी के लिए एक जैसा लागू किया गया है। भारत सरकार ने इसको लागू किया है। हमारे संविधान ने अनुच्छेद 14 के तहत ये अधिकार दिया है राज्य को कि वो सभी को समान रूप से एक कानून की नजर से देखेगा। इसी से शिक्षा जो है हमारा सभी पर एक जैसा लागू होता है। अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव निषेध करता है। इससे पहले हम जानते हैं कि हर जगह भेदभाव था, छुआछूत था, जाति लिंग किसी भी न किसी वजह से भेदभाव था। पर हम जानते हैं कि औरतों के लिए भी भेदभाव था।
इन सभी भेदभाव को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 15 लाया गया। यह संविधान का अनुच्छेद जो है यह अधिकार देता है राज्य को कि किसी भी प्रकार के भेदभाव को होने नहीं दे, निषेध करता है उसे। इससे क्या होता है कि सभी समाज के सभी लोग जो है, हर तबके के लोग, पिछड़े जो हैं वो मुख्य धारा के लोगों के साथ एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, एक जैसा समान शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है कि आप पढ़ लिख लिए तो आप बैठे तो रहिएगा नहीं, इसलिए नियोजन किया जाना चाहिए। तो नियोजन किया जाना चाहिए, तो सरकार जो नियोजन लाएगी, लोक नियोजन जो आएगी, उसमें सभी को अवसर मिलेगा, सबका अवसर मिलेगा, और वो अवसर जो है समान रूप से सभी को एक जैसा अवसर प्रदान किया जाएगा। हालांकि इसमें एक अपवाद है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें आरक्षण प्राप्त है, तो उसे चर्चा हम नहीं करेंगे। हमें यहाँ अनुच्छेद 16 पर चर्चा ये करना था कि लोक नियोजन में सभी को जो अवसर है वो प्राप्त है। कोई भी फॉर्म भर सकता है अगर लोक नियोजन में होता है, और उसमें परीक्षा होती है और उसे पास करने पर वह नियोजन प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है अनिवार्य शिक्षा सभी लोगों के लिए। सभी लोगों के लिए मतलब किस, इसमें एक कैटेगरी है 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे होंगे उनको अभिभावक द्वारा, माता पिता द्वारा, जिनके माता पिता नहीं है उनके अभिभावक द्वारा अनिवार्य शिक्षा के तहत, इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन्हें शिक्षा का अवसर मुहैया कराया जाएगा। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 यह जो है अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को प्रभावित करता है। किस प्रकार से कि बालकों का नियोजन, इसका कहने का अर्थ है कि किसी भी बच्चे का नियोजन जो है प्रतिषेध होगा। कहाँ? हम लोग तो नियोजन के लिए मर रहे हैं, कहीं के ना नौकरी हो जाए, अब ये नई बहाली आएगी तो शिक्षक में हम लोग हो जाएं, तो इस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ बालक जो है, कहने का अर्थ है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका नियोजन प्रतिषेध होगा। कहाँ? जोखिम भरे जगहों पर, जोखिम जहाँ जोखिम है, जैसे कल कारखानों में जहाँ जोखिम है, खदानों में जोखिम है, कोयला खदानों में, इस तरह के कामों के लिए जो जोखिम भरा काम है उसमें किसी भी बालकों का नियोजन प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी सरकारी संस्थान में, अब तक तो हम लोग पढ़ते आए कि शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, ये शिक्षा को बांधने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कि धार्मिक शिक्षा को बांधने का काम कर रहा है। किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप जो है सरकारी संस्थानों में, बिहार सरकार, यूपी सरकार, या दिल्ली सरकार, कोई भी सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, उनके संस्थानों में कोई भी सरकारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या होना चाहिए? धार्मिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर धार्मिक शिक्षा लेनी है तो आप इन जगहों को छोड़कर दूसरे जगहों में जाएं। अनुच्छेद 29 कहता है, देखिए 28 29 में थोड़ा सा फर्क है, इसको समझ लीजिएगा कि अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये धार्मिक नहीं है, अल्पसंख्यक को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक का अर्थ है कि जो संख्या में कम है। तो चलिए ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जानेंगे कि अल्पसंख्यक जो है वह जिनकी संख्या कम है। तो भारत सरकार अल्पसंख्यकों की गिनती में किनको किनको रखता है? तो मुख्य रूप से जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, इनको जो है पारसी, इनको जो है अल्पसंख्यक के कैटेगरी में रखता है। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक अपने हितों की रक्षा संरक्षण कर सकते हैं। और उसी चीज से जुड़ा हुआ चीज है अनुच्छेद 30। यह कहता है कि अल्पसंख्यक जो है अपना शिक्षक संस्थान, माफ कीजिएगा, शिक्षा संस्थान, शिक्षक संस्थान नहीं, शिक्षा क्या करिएगा, शिक्षा
और शिक्षक जो है लगभग एक जैसा चीज, हम लोग शिक्षक संस्थान में पढ़ते हैं इसलिए शिक्षक लिख देते हैं, तो यहाँ शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है जो अल्पसंख्यक है वो अपना एक शिक्षक संस्थान, मतलब कोई भी एक अल्पसंख्यक स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी वगैरह खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं। ये अधिकार देता है अनुच्छेद 30। इससे क्या होता है, 29 उसको संरक्षित करता है उनके हितों का, और 30 उनको पढ़ने के लिए अपना शिक्षा संस्थान खोलने का इजाजत देता है। अब इससे लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा अजीब चीज है, क्यों करें भाई ये अपना अलग से। तो देखिए क्यों करें, एक जमाना था जब बौद्ध धर्म पूरी पराकाष्ठा पर था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तब पूरे भारत में जो है ना हिंदू अल्पसंख्यक हो गए थे। तब ये हिंदू जो अल्पसंख्यक हो गए थे तो उन्होंने अपने हितों की रक्षा की, अपने शिक्षा संस्थानों को अच्छा बेहतर बनाया, और आज वो इस मुकाम पर है कि भारत देश में सबसे अधिक संख्या में है, और बौद्ध जो है आज जो है अल्पसंख्यक है। लेकिन देखिए अब कहिएगा कि अब ये शिक्षा संस्थान खोलेंगे तो इनका किताबें चलेंगी, बहुत सारे चलेंगी, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए बौद्ध में बहुत सारे ग्रंथ जो है संस्कृत में है, और संस्कृत में ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो हिंदू के तरफ से, हिंदू धर्म के लिहाज से वो महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध अपने संस्कृति को बचाने के लिए ये पांडुलिपियां, ये जो किताबें हैं उनको बचाएंगे, और ये जुड़े हुए हैं सिर्फ एक धर्म से नहीं, कई धर्मों से जुड़े हुए हो सकते हैं। और इसीलिए मतलब कहने का मतलब है कि इससे बौद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। उनकी किताबें जो हैं वो भी किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हो सकती है, बौद्ध से जुड़ी हो, हिंदू से जुड़ी हो। तो ये जो जुड़ी हुई होंगी, फारसी में है किताबें हैं, तो ये सब जो जुड़ी हुई हैं तो इनका संरक्षण होगा, तभी हम एक दूसरे को जान सकेंगे, इस धर्म को जान सकेंगे, इस धर्म को जान सकेंगे। किसी न किसी पीरियड में इनकी जानकारी जो है किन्हीं किसी ग्रंथों से मिल सकती है। इसीलिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखने में लगता है कि नहीं है पर इम्पोर्टेंट है कि ये जो शिक्षा, किसी भी तरह का शिक्षा संस्थान हो खराब नहीं होगा, वो अच्छा ही होगा अगर उसमें हमेशा सीखने की ललक हो और आगे बढ़ने की क्षमता वो रखता हो। तो ये अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 24, 28, 29 और 30 जो थे, जो भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, और ये मौलिक अधिकार है, हर नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है, वो इनसे शिक्षा को अपने शिक्षा को बढ़ा सकता है और इनसे शिक्षा का अवसर पा सकता है। अब देखेंगे इसके आगे भाग 3। आइए अब देखते हैं भाग 4। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 आते हैं, और भाग 4A के तहत आता है अनुच्छेद 51A। आइए देखते हैं अनुच्छेद 41 क्या कहता है। यह कहता है कि कुछ दशाओं में, खास परिस्थितियों में नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ये राज्य मुहैया कराएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी नागरिक को जो है शिक्षा पाने का अधिकार 41 भी कहता है, अनुच्छेद 41 भी कहता है। अनुच्छेद 45 कहता है 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो अनुच्छेद 45 है यह लागू हुआ था सिर्फ 10 वर्षों के लिए, यानी संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद तक ये काम करेगा। 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। परंतु क्या हुआ, जैसे कि हम अनुच्छेद 21A में देखें कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कहता है कि जो आपको शिक्षा में जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा जो है, और क्या कहा जाता है, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी जो 10 वर्षों तक होगी संविधान लागू होने के बाद। लेकिन 86वें संविधान संशोधन जो 2002 हुआ,
उसमें कहता है 6 वर्ष से कम के आयु वाले बच्चों का देख रेख और शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। इसमें हम आंगनबाड़ी को देख सकते हैं, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि कमजोर वर्ग जो मुख्य धारा में नहीं है, गरीब लोग हैं, जो कमजोर है, उसके शैक्षिक और आर्थिक उन्नति का कार्य करेगी। खास करके इसमें जो एससी हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको खास ध्यान दिया जाएगा। कमजोर वर्गों में जो है वो शैक्षिक शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा की उन्नति में कार्य किया जाएगा। अनुच्छेद 46 कहता है। अनुच्छेद 51 जो भाग 4 एक अंतर्गत आता है, वह कहता है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा कौन देगा, कौन अवसर देगा इसका, वह देगा गार्जियन, संरक्षक, माता या पिता। यह 51 कहता है। आइए अब देखते हैं भाग 17 राजभाषा। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? अनुच्छेद 344(1), अनुच्छेद 350, 350(a), 350(b) और 351(a) को हम लोग देखेंगे। तो 344(1) क्या कहता है? 22 भाषाओं का विकास पर चर्चा करता है, जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, आप जानते होंगे, आप इसे अनुसूची में पढ़ लीजिएगा। तो 350 अनुच्छेद क्या कहता है कि किसी भी भाषा में अभ्यावेदन का अधिकार, जो संघ और राज्य में भाषा होती है, अगर कोई व्यक्ति है और अपना जो है अभ्यावेदन देना चाहता है, तो संघ या राज्य में जो भाषा है वहाँ चलती है, उस भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकार रखता है। और 350 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की मातृभाषा में, जहाँ कोई अल्पसंख्यक है उनकी जो मातृभाषा है उसमें प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। बहुत सारी जगह हैं, जैसे उड़ीसा है, उड़िया बोली जाती है, डोंगरी है, बहुत सारी ऐसी जो भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं हैं, भोजपुरी है, तो उनको क्या है कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देनी चाहिए। ये प्रावधान जो है 350(a) कहता है, और ये अच्छा भी है, इससे बच्चे सीख पाते हैं अधिक। अनुच्छेद 350(b) क्या कहता है? 350(b) कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक, जो भाषा में अल्पसंख्यक, जो भाषा कम लोग बोलते हैं, उनकी सुरक्षा करेगा सरकार, जो उनकी सुरक्षा करेगा। और इसके लिए कोई अधिकारी भी रख सकता है, जो सीधे राष्ट्रपति को जो है सूचना देगा। 351 क्या कहता है? हिंदी, हमारी प्यारी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो सके, जो भारत में है पूरी हिंदी भाषाएं लोग बोलना जाने और सीखना जाने। हालांकि हम जानते हैं कि आज का दौर जो है वो इंग्लिश का ज़माना है, लेकिन हिंदी भी कभी किसी से कम नहीं है, और इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक है। अब बहुत लोग हिंदी बोलते हैं हमारे दुनिया में। तो ये थे हमारे भाग 3 के भाग 4 और भाग 17 में जो शिक्षा के प्रावधानों को रखते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हमने शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों को देखा और हमने संवैधानिक प्रावधानों को समझा, और इसी समझ के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है द ट्रेनिंग, इसे आप ज्वाइन करें, जिसमें विभिन्न तरह के जो आपको PDF चाहिए वो मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और साथ ही साथ जितने भी लर्निंग प्लान्स हैं उनके जो है PDF मिलेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।